नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और मेरा RS 2023 में RSCS के पद पर चयन हुआ है और प्रेजेंटली मैं SCM रीपा में अंडरगोइंग हूँ ट्रेनिंग के लिए। और आज मैं यहाँ आपके साथ जो मेरी जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की, उसके कुछ पल शेयर करूँगा। थैंक यू साथियों। सबसे पहले मैं बात करूं मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2008 में, जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी ज्वाइन करी एज ए SSR रिक्रूट। वहाँ से ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद वेरियस स्टेप्स में वेरियस पोस्ट्स पे मेरी सर्विस रही है, जिनमें से कुछ INS विक्रमादित्य है, INS विराट भी रहा है और कुछ समय के लिए मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए फॉरेन में भी रहा हूँ। सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था 2017-18 में, वहाँ इतना सीरियस नहीं था, बट जब 2021 की जो वैकेंसी आई थी उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी विदाउट एनी रिसोर्सेज, जिसके बारे में मैं विदाउट एनी रिसोर्सेज जब मुझे ये भी नहीं पता था कि RS की कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या करना है, जो कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जब इनिशियल फेज में होते हैं तो ऐसा होता है। और फर्स्टली मैं ऐसे ही रैंडम बुक्स चूज करता था और कुछ भी पढ़ लेता था। 2021 में प्री क्लियर हुआ, मेंस एनी हाउ नहीं हो पाया। उसके बाद अगेन 2023 की मैं तैयारी में लग गया था वहीं से, और मैंने अपनी सर्विस से अनविलिंग दे दिया था। मैं फाइनल डिसाइड कर चुका था कि अब मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। सबसे पहला क्वेश्चन जब भी कोई तैयारी हम स्टार्ट करते हैं हमें ये पूछना चाहिए, व्हाई सिविल सर्वेंट? जब आप कोई भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, व्हाट द एस्पेक्ट्स। मेरा एक ही मोटो था कि मुझे पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक का मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता जहां मैं मैक्सिमम पब्लिक का बेनिफिट और बीइंग ए पॉलिसी मेकिंग पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, सो दैट वी कैन इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड लेवल। दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अब आते हैं नेक्स्ट, हम प्रिपरेशन कैसे करी। प्रिपरेशन के लिए 2023 में जुलाई में मैं रिटायरमेंट हुआ। देन एग्ज़ाम प्री का उसी टाइम नज़दीक था जुलाई में, तो मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग को ज्वाइन कर पाऊँ, और जब सर्विस में था तब भी इतना टाइम नहीं था। बस सेल्फ स्टडी थी, उसके लिए जो मेरे रिसोर्सेज थे स्पेशली RBSC की जो बुक्स हैं 9 to 12, दूसरा सम NCERT नोट्स, ये जो मैं समरी कई बार रेफर करता था। देन आते हैं पॉलिटी पार्ट्स पे। पॉलिटी के लिए मैंने कुछ लक्ष्मीकांत पढ़ा था। अगेन 23 का प्री हो गया, प्री क्लियर होने के बाद मेंस के लग गए थे। सबसे बड़ी जो समस्या मेरे सामने थी कि राइट्स जो सोर्सेज हैं वो मेरे पास क्या होने चाहिए। राइट सोर्स जो सिलेक्शन वो सबसे इम्पोर्टेंट था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, बट एनी हाउ मेंस नज़दीक था, जो हमारे पास मटेरियल था उसी पे हम चलते रहे। देन लक अच्छा था कि एग्ज़ाम 2023 मेंस पोस्टपोन्ड हो जाता है। ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना हम जैसे कितने बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी, किसी के लिए सेटबैक भी था, बट मैंने इसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी लिया और मैं आया। उस टाइम एक अच्छी सी कोचिंग फाइंड आउट कर रहा था कि कहीं एक ऐसा सोर्स मिले जो रिलेवेंट हो, ऑथेंटिक हो। दैट टाइम आई कम टू द नो ऑफ RS जंक्शन। RS जंक्शन में जब मैं कुलभूषण सर से पहली बार मेरा इंटरेक्शन हुआ था, घनश्याम सर भी थे, तो मेरा सर से यही क्वेश्चन था कि सर मैंने प्रिपेयर तो कर लिया है बट आई डोंट नो हाउ टू राइट, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए।
सर के साथ जब मेरा इंटरेक्शन था, सर ने मुझे दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से गाइड करी। हाउ टू आंसर राइटिंग, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, और सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि जो आता है उसे तो सभी करेंगे, मेन है कि जो तुम्हें नहीं आता है उसको कैसे अप्रोच करना है। आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें आपकी अप्रोच क्या रही। तो ये जो मुझे जो सबसे जो मेजर बेनिफिट मिला वो ये मिला कि सर ने मुझे बताया कि जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसकी अप्रोचिंग क्या होनी चाहिए, उसकी फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, ये सब मैंने यहाँ सीखा। अब अगेन आते हैं हम जो प्रेजेंट जो आरपीएससी का पैटर्न है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे चेंजेज आरपीएससी ने किए हैं, और अभी जो नेक्स्ट आरपीएससी की डिमांड क्या है, क्या चेंजेज आरपीएससी कर रही है, और जो डे बाई डे जो कट ऑफ गिर रही है वो क्यों गिर रही है, ऐसा क्या है। आप देखेंगे 2021 में जो प्री की जो कट ऑफ थी वो अप्रॉक्स 100 प्लस थी। यहीं अगर हम 2023 में 100 प्लस थी, 2024 में आते हैं तो इट्स वाज अप्रॉक्सीमेट 71.69 या 59 समथिंग। ऐसा क्या हुआ 1 से 2 साल में नेक्स्ट भर्ती में कि कट ऑफ इतनी डाउन हो गई? बिकॉज राजस्थान में हम जो बच्चे हैं वही पढ़ रहे थे जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ते आ रहे थे। वी डिडेंट चेंज अवर स्ट्रेटजी। जबकि आरपीएससी की जो डिमांड है वो इस टाइम के साथ चेंज हुई है। आरपीएससी जो अभी जो सिविल सर्वेंट्स चाह रहा है वो चाह रहा है कि वो एनालिटिकल हो, टेक फ्रेंडली हो, सेंसिटिव हो, और उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। ये आरपीएससी चाहता है कि जो नेक्स्ट जो फ्यूचर्स जो सिविल सर्वेंट आए उनमें ये मिले। अब हमें सोचना है कि जो 2026 में या 27 में, शायद 26 में वैकेंसी आएंगी, और मे बी प्री हमारा 27 अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, या हो सकता है 27 में हो। हमारी अप्रोच इसके लिए क्या होनी चाहिए? अप्रोच पे अगर हम देखें सबसे पहले होता है राइट थिंग, राइट अप्रोच, राइट रिसोर्सेज, और जो आरपीएससी हमसे डिमांड कर रही है उसको मैचअप करना। तो उसके लिए जो हम करेंगे सबसे पहले ऑथेंटिक बुक्स देखेंगे। अभी जो हम पहले जो रट के चीज़ें करते थे वो आरपीएससी नहीं चाहती। आरपीएससी जो अभी क्वेश्चन दे रही है वो एनालिटिकल हैं। आरपीएससी चाहती है कि जो एक्सपेरेंट है वो अपना माइंड यूज करे, अपना उसको रटे ना, अपना एनालिटिक पावर को यहाँ शो करे। तो हमें अभी जो क्वेश्चन है उसको रिलीवेंस बनाना है, एनालिटिकली सोचना है। प्री के लिए अभी हमारे पास टाइम है। हम प्री के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो अपना हिस्ट्री पोर्शन है, ज्योग्राफी है, एंड पॉलिटी और इकोनॉमी, इनको एज ऑफ नाउ रेडी कर सकते हैं इन रिलेवेंस विद प्रेजेंट सिनारियो। आप देखेंगे ज्योग्राफी में कुछ बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको अभी जब तक वैकेंसी नहीं आती अपने पास टाइम है, अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। सेम फॉर इको डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक सर्वे मैक्सिमम, बेसिकली फॉर कंसेप्चुअल। आप अभी अपने कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन यू गो फॉर डाटा। इकोनॉमी में, इको सर्वे में जो गवर्नमेंट की फ्लैग स्कीम्स हैं उन पर फोकस करो। मैक्सिमम अपने फ्लैग स्कीम्स अपने ऑन द टोन चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सबसे भी कि यू शुड अवेयर अबाउट योर सिलेबस। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। गो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब नेक्स्ट आता है कि स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है जब ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन जर्नी में।
क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले जो स्टूडेंट के सामने जब पहली बार फर्स्ट टाइम आता है, सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे पढ़ना क्या है, व्हाट टू रीड। दूसरी आएगी कहाँ से पढ़ना है, बियर टू रीड। थर्ड आती है अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक समस्या और आती है कि हम इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे करें। कई बार समस्या ये होती है, प्रेशर होता है कि मुझे एनी हाउ एक जॉब चाहिए और मेरा जो गोल है या जो ड्रीम है वो उस जॉब से मैच नहीं करता। तो इन केसेज में हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या है कि जो प्री की जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस, एंड इंटरव्यू की जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस एंड प्री। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इनके कुछ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, दे आर सेम इन ऑल थ्री। लाइक प्री के लिए हमें पता है कि प्री में आजकल एनालिटिकल पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, रीजनिंग पोर्शन एज ऑफ नाउ आप रेडी कर सकते हो। दूसरा क्या है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं लाइक ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उनको आप प्रिपेयर करो अभी से एज द पार्ट ऑफ प्री मेंस इंटरव्यू। इंटीग्रेटेड कैसे होगा, आप उनको फंडामेंटली कंसेप्चुअली भी क्लियर करना है, साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप यहाँ नहीं बढ़ सकते और इसको क्लियर कर इस फेज में नहीं आ सकते। आंसर राइटिंग इज द की रोल टू बी ए सिविल सर्वेंट। मैंने जब आंसर राइटिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी थी, एग्ज़ाम जब डिले हो गया था दैट टाइम, तब से पहले मैं भी घर पे पढ़ता था और मुझे लगता था कि मैं आंसर राइटिंग की मुझे प्रैक्टिस कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा पहला मॉक दिया था आरएस जंक्शन में, आरएस जंक्शन इनका एक प्रोग्राम था सर का, आरएस जंक्शन का एक प्रोग्राम था संभव 50। इसको मैंने फैब में ही ज्वाइन कर लिया था, फैब 2024। जब मैंने फर्स्ट टाइम मॉक दिया था तो मुझे पता चला कि मैं 2 घंटे में 60 to 70% पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मैक्सिमम एफर्ट डालने के बाद भी मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे फर्स्ट टाइम जो मार्क्स थे, आई वाज सरप्राइज कि मैं 50% भी स्कोर नहीं कर पाया था। शायद आई थिंक मुझे याद है जहाँ तक मेरे 52 या 25% मार्क्स थे, 52, 53, किसी भी सब्जेक्ट में मेरे 60 से ज़्यादा नंबर नहीं थे। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि ये आंसर राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। संभव 50 से मुझे सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो मैसेज मिला वो था लिखना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कैसे करना है वो यहाँ से सीखा। तो सबसे पहले हमें पार्ट बनना है किसी ना किसी आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज का, मॉक का, या आप घर पर जैसे भी चाहें, सबसे पहले अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है आंसर राइटिंग में। सेम प्री के लिए ये जो आंसर राइटिंग है आपकी एनालिटिकल थॉट को भी इम्प्रूव करेगी। तो हम तीनों को साथ में लेके चलेंगे। देन आती है इंटरव्यू के लिए, जब आपके यहाँ से कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक यू विल फील कॉन्फिडेंट, और इंटरव्यू में आपको जो कॉन्फिडेंस है वही मार्क्स दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी जो डे बाई डे जो आरपीएससी का जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपने देखे होंगे अभी
आरपीएससी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ लेक्चरर्स के जो रिजल्ट आए हैं फर्स्ट ग्रेड वाले, कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वो वैकेंसी वैकेंट जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आपको लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या ऐसा लगता है कि आरपीएससी पेपर कहीं दूसरी जगह से बना रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आरपीएससी ने अपने जो पैटर्न में चेंजेज किए हैं, वो पहलू है जिसकी वजह से बच्चे जो आरपीएससी की डिमांड है मिनिमम, उसको फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम वही पढ़ते हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे थे। हमने ना तो अपने तरीके में चेंज किया है, ना अपने रिसोर्सेज में चेंज किया है। तो अभी ये समय है कि हमें अगर आरपीएससी की डिमांड फुलफिल करनी है तो अपने रिसोर्स भी चेंज करने होंगे और अपनी अप्रोच भी चेंज करनी होगी। अपनी कंसेप्चुअलिटी क्लियर करनी होगी हमें। अभी हम सोचते हैं कई बार जब सिलेक्शन नहीं होता है कि बच्चे, घर वाले सोचेंगे कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है। हर एक एस्पायरेंट जिसने भी फॉर्म भरा है, जो इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस है, सभी पढ़ते हैं। बस जो डिफरेंस है वो है आपका अप्रोच का, आपको जो गाइडेंस मिला है। तो जब भी सक्सेस जब होती है उसमें एक पिवटल रोल्स होता है गाइडेंस का। आपको बस एक गाइडेंस, एक कोच की ज़रूरत है जो आपको एक डायरेक्शन दिखाते हैं। आप मेहनती तो पहले से ही हो, मेहनत में कहीं कमी नहीं है किसी के में, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आपको एक कोच चाहिए, एक गाइडर चाहिए जो आपको बता सके क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे केस में जो मेरे जो गाइडर बने वो थे कुलभूषण सर। मैं आरएस जंक्शन में जब मैंने संभव 50 ज्वाइन करा था तो उसके थ्रू मुझे एज ए कोच, एज ए गाइडर सर ने मुझे गाइड किया और यहाँ तक आज पहुँचाया। मेरी इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में सर का कहीं ना कहीं बहुत योगदान है। और मेहनत तो मैं कर रहा था, लेकिन सर ने मुझे राइट डायरेक्शन दी, एक तरीका बताया कि ऐसे करना है। मेहनत वही थी, मेहनत में चेंज नहीं था, सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन और अच्छे जो कोचिंग है उसका इम्पैक्ट पड़ा कि आज मैं उन कुछ कैंडिडेट्स में हूँ जो आरएस में सेलेक्टेड हुए और अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट की जो प्रेजेंट सिनारियो, यहाँ तक ये जर्नी रही, कैसे है, क्या करना है। कई बार क्या है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो डिमोटिवेट होता है। अपने आप को कंसिस्टेंसी कैसे बना कर रखें, ये भी किसी भी प्रिपरेशंस का एक मेन पार्ट है। कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब आपको ये सोचना है, जब आप, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट यू शुड नो व्हाई। जब भी आपको कुछ बनना है, आप क्यों बनना चाह रहे हो भाई। जिस दिन आपको ये पता चल गया क्यों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी कंसिस्टेंसी बनाने में। दूसरा है कि आपके दिल में, मन में एक आग होनी चाहिए कि यस मुझे अचीव करना है एनी हाउ। अपने पेरेंट्स का संघर्ष, उन्होंने जो आपके लिए सैक्रिफाइसेस करे हैं, जो संघर्ष किया है, आप जब भी आपको डीमोटिवेशन लगे, आपको लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आप गिव अप करना चाहते हो, दैट टाइम आपको अपने माँ बाप का, आपके परिवार का, उनको संघर्षों को सोचना है, जो रात दिन ये सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। क्या आप उनमें से नहीं बनना चाहते जो अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें? एक चीज़ और इस बीच में, जो डिमोटिवेशन हम बोलते हैं, कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। आप सबके पास हमेशा एक ऐसा दोस्त या ऐसा कंधा होना चाहिए, जब भी आपको लगे आप डिमोटिवेट हो रहे, आप उनसे बात कर सको, वो आपके हर स्टेप पर आपके साथ रहे। हमेशा ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त या ऐसा पार्टनर रखो जो आपको गाइड करे, वो आपका
आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकता है, या कोई भी जिस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट करें, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स भी रहे हैं, उसके साथ साथ मेरी वाइफ इज़ द मोस्ट मोटिवेटर फॉर मी। मेरे बच्चे जब भी ऐसा कुछ लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या कुछ ज़िंदगी में ऐसे सेटबैक्स भी आए जहाँ ऐसा लगा कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, बट नहीं, मेरा जो पार्टनर, मेरा जो गाइडर, ही मोटिवेट मी ऑलवेज एंड आई बी ए मोटिवेटर। और इसके लिए दोस्तों आपके कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, एंड मेरी तरफ से इतना ही। और आपके लिए बेस्ट विशेज फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। आपकी प्रिपरेशन हमेशा अच्छी चलती रहे, और आप ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट रखें, कंस्टेंट्स रखें, राइट सोर्स से पढ़ें और राइट गाइडेंस में पढ़ें। मुझे लगता है कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें अगर आपको बेटर गाइडेंस चाहिए तो आप RS जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज ए फ्रेंडली, आपको एज ए फैमिली इन्वायरमेंट मिलेगा, और आपको सर जो कुलभूषण सर हैं, आप एज ए बड़े भाई उसकी तरह आपको एक गाइडेंस मिलेगा जो आपको कोई मोटिवेट नहीं होने देंगे। राइट थिंग्स, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा चीज़ों के लिए, कहाँ से क्या पढ़ना है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी रेस्ट आप देखो, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन पर थोड़ा गहन मनन करो, क्या ये अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। आपकी जो वीकनेस हैं उन पे भी आप काम कर सकते हो। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।